Hello everyone and welcome back again in the Indian Judiciary series. आपको पता होगा कि जो हम इंडियन जुडिशरी सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को हमने एंड किया है जो कि था आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाई कोर्ट्स जो कि है आर्टिकल 214 से लेके 229 तक। क्लियर। तो इसको हम दो वीडियोस में एंड करेंगे। तो आपसे यही कोशिश रहेगी कि इस सीरीज़ को भी आप प्यार दीजिए जिस तरह से आप बाकी वीडियोस को या बाकी सीरीज़ को आप प्यार दे रहे हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे हाई कोर्ट की, क्लियर, आपको पता होगा कि आर्टिकल 214 में क्या चीज़ मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 214 की अगर बात करेंगे, आर्टिकल 214 में ये चीज़ बताया गया है कि यानी ईच स्टेट शैल हैव देयर ओन हाई कोर्ट, यानी हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। तो ये बात किसमें की गई है? आर्टिकल 214 में। क्लियर। तो आर्टिकल 214 को समझने से पहले हम थोड़ा सा ऑरिजिन समझेंगे किसका? हाई कोर्ट के, यानी किस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया था, यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे उससे पहले किस तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर ये चीज। तो इस चीज को समझने से पहले आपको समझना होगा 1861, ये जो डेट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इस डेट पे क्या किया गया था? इस डेट पे दो एक्ट्स को पास किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से दो एक्ट्स को पास किया गया था। एक था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। क्या था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। और दूसरा क्या था? दूसरा था क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट। यानी इन दो एक्ट्स को पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से ऑन 1861, यानी इस डेट पे इनको पास किया गया था। क्लियर। यानी किस लिए, किस चीज को क्या करने के लिए, किस चीज को रिप्लेस करने के लिए, किस चीज को हटाने के लिए इस चीज को पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था। क्या था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया गया था 28 ऑफ जनवरी 1950। क्लियर। लेकिन बारो किस एक्ट के थ्रू इसको किया गया था, यानी किस एक्ट के थ्रू इसे बारो किया गया था? वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर। ये चीज आप याद रखें। लेकिन उस टाइम पीरियड पे जो सुप्रीम कोर्ट था वो था किनका? ब्रिटिशर्स का। किनका था? ब्रिटिशर्स का सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। तो जब इस एक्ट को पास किया गया है, यानी जो कौन था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट को पास किया गया, तो उस टाइम पीरियड पे यानी हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था। यानी इन एक्ट्स के तहत इस चीज को क्या किया, यानी जो हाई कोर्ट था उसको पास किया गया, यानी इन प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सदर दीवानी अदालत। यानी इन दो चीजों को हटा के यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था इस एक्ट के तहत। क्लियर। ये चीज आप याद रखिए। तो लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि किस जगह पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड मुंबई। यानी इन जगहों पे इसको क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला हाई कोर्ट था, यानी जो फर्स्ट हाई कोर्ट वाज द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। यानी जो पहला हाई कोर्ट था, ये चीज आप याद रखिए, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा? वो था हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। क्या था? हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था, यानी जिसको ओपन किया गया था कब? जुलाई 1 1862 में। यानी 1862 में पहला जो हाई कोर्ट था वो एस्टैब्लिश किया गया था और इसे फॉर्मली ओपन किया गया था ऑन जुलाई 1 1862 में। क्लियर। ये कहाँ पे था? कोलकाता में। यहां तक आपको समझ आया? ये थोड़ा सा अर्जेंट था। अगर हम इसकी पावर्स की बात करेंगे, क्या पावर्स की बात करेंगे, यानी उस टाइम पीरियड पे किस तरीके के पावर थे, यानी कैसे पावर्स अवेलेबल थे हाई कोर्ट्स के पास। तो उस टाइम पीरियड पे अगर हम बात करें कि जो हाई कोर्ट्स वर द हाईएस्ट कोर्ट फॉर ऑल केसेस, यानी उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जो था उसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। लेकिन
उस टाइम पीरियड पे जो हाई कोर्ट्स थे, क्या हाई कोर्ट जो थे, ये बात है 1935 की, क्लियर। यानी उस टाइम पीरियड पे जितने भी कोर्ट्स थे, ये बात है बिफोर 1935, क्लियर। तो यानी उस टाइम पीरियड पे जितने भी केसेस थे, जितने भी अपील्स थे, उन्हें कहाँ पे लाया जाता था? उन्हें हाई कोर्ट में लाया जाता था। यानी हाई कोर्ट को माना जाता था क्या? हाईएस्ट कोर्ट फॉर ऑल केसेस। कब तक? जब तक क्या, यानी फेडरल कोर्ट, यानी जो फेडरल कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब तक इसको एस्टैब्लिश नहीं किया गया, तब तक हाई कोर्ट को माना जाता था क्या? हाईएस्ट कोर्ट फॉर ऑल केसेस, क्लियर। यानी ये पावर्स तब तक दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को फिर दर्जा दिया गया है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। क्योंकि हर एक सुनवाई, हर एक केस की जो सुनवाई होती है वो कहाँ पे की दी जाती है? कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि हमें हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हमें इस चीज़ का न्याय नहीं मिला है, हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम अपनी अपील कहाँ पे दर्ज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर। यानी ये आप लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में। उसके बाद अगर हम इंडिपेंडेंस पर थोड़ा सा बात करेंगे, यानी आफ्टर 1947 इंडिया गेनड इंडिपेंडेंस। आपको पता होगा कि 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है। यानी इंडिया ने क्या किया? गेन, किस चीज़ को गेन किया? यानी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को गेन किया, यानी इस टाइम पीरियड पे वो आज़ाद हो गए, क्लियर। उसके बाद क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950, क्लियर। एंड आर्टिकल 214 डिक्लेयर्स दैट एवरी इंडियन स्टेट मस्ट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। तो उसके बाद क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, कब? जो कि फॉर्मली एस्टैब्लिश हुई कब? 1950 में, ठीक है। 1950 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद जब सारे आर्टिकल्स इसमें आए, जब इसमें शेड्यूल्स आए, जब इसमें क्या पार्ट्स आए, तो उन्होंने आर्टिकल 214 में ये चीज़ डिक्लेयर किया कि हर एक इंडियन स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, क्लियर। यानी हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में बात की गई है? ये बात की गई है आर्टिकल 214 में। उसके बाद जो 17th अमेंडमेंट एक्ट 1956 है, उसमें क्या चीज़ मेंशन किया गया है? क्या चीज़ उसमें बताया गया है? उसमें ये चीज़ बताया गया है कि पार्लियामेंट may by law establish a common high court for 2 or more states of UT। तो आर्टिकल जो 231 है, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 है, उसमें ये चीज़ बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है, क्या, यानी जो हाई कोर्ट है, एक हाई कोर्ट क्या हो सकता है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, एक स्टेट है, दूसरी स्टेट है, और कोई यूनियन टेरिटरी है, तो इन तीनों को एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ये बात किसमें मेंशन की गई है? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 और आर्टिकल 231 में। यानी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 3 स्टेट्स का भी, 3 यूनियन टेरिटरीज का भी, 2 यूनियन स्टेट्स का और 1 यूनियन टेरिटरी का भी, इस तरीके से हो सकता है, क्लियर। तो करंटली अगर हम बात करेंगे कि देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। कितने हाई कोर्ट्स अभी अवेलेबल है यहाँ पे? कितने? वो है 25, क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम आते हैं आर्टिकल्स की ओर कि क्या चीज़ मेंशन किया गया है हर एक आर्टिकल में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 215 में। तो आर्टिकल 215 में ये चीज़ बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जिस तरीके से हमने आर्टिकल 231 में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक प्रोसीडिंग को, हर एक हेयरिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि इनको पता है कि अगर किसी भी टाइम क्या केस को रिकंसिडर करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे जो हमने फैसला सुनाया है उसको हम देख सके, क्लियर। एंड हैव द पावर टू सच कोर्ट इंक्लूडिंग पावर टू पुनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। यानी मैंने ये बात भी जाहिर की थी कि जो इंडियन जुडिशरी है, या चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, चाहे हम हाई कोर्ट्स की बात करेंगे, तो इसमें जो ये इंडियन जुडिशरी है, ये है इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। तो आर्टिकल 231 भी यही कहता है, 215 भी यही कहता है कि जो हाई कोर्ट्स है, ठीक है, इन्हें ये चीज़ पावर दिया गया है कि ये कोई भी फैसला अपने आप सुनाएगा, ठीक है। अगर किसी को सज़ा देना है, किसी को लगता है कि ही इज़ एबल टू
पुनिश, ठीक है, यानी इस सज़ा के लिए काबिल है, तो अगर इसने कोई गलती की है तो ये खुद ब खुद इसको सज़ा दे सकते हैं। एंड इज़ नॉट एबल टू अर्न एनी बॉडी, यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एंड इज़ नॉट रिले ऑन एनी बॉडी, किसी पे ये डिपेंडेंट नहीं है। ये आर्टिकल 215 में बात की गई है। क्लियर? जिस तरीके से पावर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो अपने आप को अपने खुद ब खुद फैसला सुना सकता है, तो इसी तरीके से हाई कोर्ट्स को भी ये फैसला दिया गया है आर्टिकल 215 में। क्लियर? फिर है आर्टिकल 216। तो आर्टिकल 216 में ये बात की गई है कि एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जज एंड सच नंबर ऑफ अदर जजेस एज प्रेजेंट में डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है और बाकी जजेस होते हैं जिन्हें अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी जिन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी जिन्हें डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेम यही प्रोसीजर है कहाँ पे? हाई कोर्ट में भी। हाई कोर्ट में भी कौन इन्हें अपॉइंट करता है? वो करता है कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी अगर उन्हें लगता है कि इस टाइम पीरियड पे हमें बहुत सारे जजों की ज़रूरत है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो करेंगे बहुत सारे जजेस को ऐड, ठीक है। अगर उनको लगता है कि हमें कम जजेस ज़रूरत है, तो उस टाइम पे वो कम ही जज रखेंगे, यानी ये डिटरमाइन करता है कौन? प्रेसिडेंट। क्लियर ये चीज़? यानी ये बात आर्टिकल 216 में की गई है। इसके बाद पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करेंगे, जो हाई कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट के जजेस को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाता है, क्या प्रोसीजर रहता है इनके अपॉइंटमेंट का। तो देखिए, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, इसी तरीके से अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस को भी, ठीक है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट, इससे भी कौन अपॉइंट करता है? इसे भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ CJI, यानी CJI क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एंड गवर्नर ऑफ कंसर्नड स्टेट। ये चीज़ आप याद रखिए, ये चीज़ आप याद रखिए। जिस तरीके से यानी चीफ जस्टिस होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें डायरेक्टली कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट। यानी उन्हें उस टाइम पीरियड, उस जगह पे उन्हें किसी की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। कहाँ पे? हाई कोर्ट्स में। जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना पड़ता है, उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी कंसल्टेशन पे? यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा उसकी कंसल्टेशन, और जो गवर्नर होगा उस कंसर्नड स्टेट का, उसकी आप कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, तभी वो अपॉइंट करते हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद पढ़ेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्टेड, ठीक है। यानी जब जजेस को अपॉइंट किया जाता है, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? इन्हें भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन वहां पे भी कंसल्टेशन पड़ती है, वो पड़ती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, यहाँ पे इसकी कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद दे कैन अटेन द एज ऑफ 62, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहाँ तक वो अपनी एज ऑफिस को अटेंड कर सकते हैं? 65 तक। यहाँ पे किस एज तक? 62 तक। क्लियर? यानी हाई कोर्ट में 62 तक और सुप्रीम कोर्ट में 65 तक। क्लियर ये चीज? आप थोड़ा सा रेजिग्नेशन की बात करेंगे, तो रेजिग्नेशन में क्या बात की गई है कि ही मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तो अगर किसी को रिज़ाइन करना है, कोई जज रिज़ाइन करना चाहता है अपने ऑफिस से, तो उस टाइम पीरियड पे उन्हें किसको रेजिग्नेशन देनी है? किसको रेजिग्नेशन देनी है? वो देनी है किसको? प्रेसिडेंट को। क्लियर? और उसके बाद रिमूवल ऑफ जज विल बी लाइक मैनर एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर किसी जज को रिमूव किया जाए, यानी रिमूवल प्रोसीजर क्या रहता है? मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ बात की थी कि देयर आर ओनली 2 वेज बाय विच अ जज कैन बी रिमूव, ठीक है। एक है मिसबिहेवियर और दूसरा है इन कैपेसिटी। तो ये 2 तरीके हैं जिनकी वजह से एक जज को रिमूव किया जाता है फ्रॉम हिज ऑफिस। क्लियर? तो जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में है, सेम प्रोसीजर कहाँ पे भी है? हाई कोर्ट्स में। क्लियर? तो इन्हें भी यहाँ पे कौन रिमूव कर सकता है? वो कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124। उसके बाद है जजेस ऑफ हाई कोर्ट मे बी ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट और मे बी अपॉइंटेड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, इन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे हाई कोर्ट्स में भी। कहाँ पे? दूसरे हाई कोर्ट्स में भी। या इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है एज ए जज ऑफ सुप्रीम
कोर्ट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एडहॉक जजेस, यानी एडहॉक जजेस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बुलाया जाता है, तो वो कहाँ के जजेस होते हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। आपने ये चीज़ पढ़ा है, क्लियर। तो इसके बाद बात करेंगे कि ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, यानी एक जज यानी उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तभी वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। तो सबसे पहले जो पहला प्रोसीजर है वो है कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सेम प्रोसीजर रहता है, मैंने पहले भी कहा है कि जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, तो वही प्रोसीजर यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है, लेकिन प्रोसीजर सेम है, ठीक है। और क्या हमने कहा कि अगर किसी को जज बनना है कहाँ का, हाई कोर्ट का, ठीक है। अगर किसी पर्सन को जज बनना है हाई कोर्ट का, तो ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कुछ प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्या है, हेल्ड जुडिशियल ऑफिस एट लीस्ट 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक उन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस क्या किया, हेल्ड किया होगा, ठीक है। उसके बाद हैज़ फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स बीन एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट, यानी वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में कब तक, यानी 10 साल तक, मिनिमम 10 साल तक वो एडवोकेट होना चाहिए, तभी वो क्या जज बन सकता है कहाँ का, हाई कोर्ट का। तो ये चीज़ किस में मेंशन की गई है, ये की गई है आर्टिकल 217 में। उसके बाद आता है ओथ एंड अफर्मेशन, यानी किसके सामने वो ओथ लेता है। जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो किसके सामने ओथ लेते हैं, वो लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, लेकिन यहाँ पे भी प्रोसीजर सेम है। वो भी प्रोसीजर किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट के सामने नहीं, बल्कि जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट, वो किसके सामने ओथ लेते हैं, जो गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट होगा उसी के वो सामने लेते हैं, यानी ओथ किसके सामने लेते हैं, बिफोर द गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, यानी जो गवर्नर होगा उस कंसर्न स्टेट का, उसके सामने वो ओथ लेते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट के सामने नहीं लेते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट के सामने नहीं, बल्कि किसके सामने वो लेते हैं, गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, क्लियर। तो आर्टिकल 217 में ये बात, 219 में ये बात की गई है। उसके बाद अ पर्सन who held the office of a judge of a high court shall not plead before any court or authority in India except the Supreme Court of इंडिया एंड हाई कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 220 क्या कहता है, आर्टिकल 220 कहता है कि अगर कोई जज है, मान के चलो कि कोई पर्सन है जिन्होंने हेल्ड किया एज ए ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, यानी वो किसी हाई कोर्ट में एज ए जज काम कर रहा है, क्या एज ए जज काम कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। यानी वो अपनी प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकता है, ओनली कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स, यानी जो हाई कोर्ट्स है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो अपनी क्या, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ठीक है, क्लियर। ये चीज, ये बात मेंशन की गई है आर्टिकल 220 में। उसके बाद आता है सैलरीज, यानी जो सैलरीज होती है, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है वो डिटरमाइन करता है कौन, पार्लियामेंट, ठीक है, यानी कौन डिटरमाइन करता है सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वो करता है पार्लियामेंट, क्लियर। और जो इनकी जो सैलरी है वो कहाँ से चार्ज होती है, वो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, क्लियर, यानी कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और इनका जो पेंशन होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्लियर। तो ये बात की गई है आर्टिकल 221 में, यानी जो सैलरीज और अलाउंसेस है या बाकी जो अलाउंसेस है या बाकी जो चीज़ें दी जाती है इनको, वो बात की गई है आर्टिकल 221 में। यानी जो सैलरी डिटरमाइन करता है वो करता है कौन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जो सैलरी चार्ज होती है वो कहाँ से होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, क्लियर। और जो पेंशन होता है इनका जजेस ऑफ हाई कोर्ट का, वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्लियर। इसके बाद आता है एक्टिंग चीफ जजेस। तो आपको पता होगा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, आपको ये चीज़ बता के ले चलूँ कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, आपने ये सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे इसमें। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब होता है कि अगर मान के चलो कि जो करंट चीफ जस्टिस है अगर वो एब्सेंट है एंड ही इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़, तो अगर वो क्या करता है, अगर वो एब्सेंट है या किसी कारण से वो मतलब अपने ऑफिस को या अपनी सर्विस को अंजाम नहीं देता है, तो उस टाइम पीरियड पे क्या किया जाता है, उस टाइम पीरियड पे एक्टिंग जज को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की ओर से एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जाता है फॉर दिस
पर्टिकुलर टाइम, जब तक क्या जो करंट चीफ जस्टिस है वो क्या करेगा, अपने ऑफिस को फिर से संभालेगा, ठीक है। तब तक किसको अपॉइंट किया जाता है, तब तक एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जाता है इस चीज़ को करने के लिए, उसे कहते हैं एक्टिंग जजेस। क्लियर। तो एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जाता है कब, व्हेन द करंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। तो ये बात मेंशन की गई है आर्टिकल 224 और आर्टिकल 224 क्लॉज ए में। क्लियर। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 225 से लेके आर्टिकल 229 तक। तो मैंने पहले भी कहा है कि इसको हम 2 वीडियोस में एंड करेंगे। आज का वीडियो यही तक था, तो दीजिए इजाज़त और अपने दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।